हेलो फ्रेंड्स, मैं सतनाम सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं द जीएस फाउंडर पर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जहां पे भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं वह है रूस यूक्रेन युद्ध, जो तकरीबन पिछले एक महीने से चल रहा है। लास्ट 24 फरवरी से यह शुरू हुआ था और युद्ध का जो तात्कालिक कारण है वह यही है कि यूक्रेन जो है नाटो को ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि यूक्रेन को हमेशा यह डर लगा रहता है कि कहीं रसिया उसके ऊपर अटैक न कर दे। इसके साथ साथ यूक्रेन में तकरीबन 20% की आबादी रशियन मूल के लोगों की है, जो कि कहीं ना कहीं हमेशा रसिया के सपोर्ट में रहते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए यूक्रेन बेसिकली नाटो को ज्वाइन करना चाहता था। अब नाटो क्या है? तो नाटो दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन है। यह 1949 में बनी थी, 1949 में। इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। वर्तमान में इसमें 30 देश हैं, 30 कंट्रीज हैं इसमें। और अमेरिका बेसिकली इसका फॉर्मिंग मेंबर रहा था, और कमोआ बेस कहें तो अमेरिका का ही इसमें चलता है। और इस देश की पॉलिसी यह है कि इस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी यह है कि अगर इस 30 देशों के ऊपर, जो कि नाटो के सदस्य हैं, अगर किसी बाहरी देश का अटैक होगा तो यह 30 देश मिल करके उस बाहरी देश को मारेंगे। तो यहां पे यही चीज थी। अच्छा, रसिया और यूएसए की बहुत पुरानी दुश्मनी है, तो रसिया यह नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो ज्वाइन कर ले और यह जो दुश्मन उसका पुराना यूएसए है या ये जो देश है वह यूक्रेन के बॉर्डर पे, जो कि रसिया से लगता है, उस बॉर्डर पे आकर के बैठ जाए। तो ये चीज रूस को पसंद नहीं थी, और इस चीज को लेकर के लगातार जो इस टाइम प्रेसिडेंट हैं रसिया के, व्लादिमीर पुतिन, वह लगातार वेस्टर्न कंट्रीज को जो है कि बोल रहे थे कि ऐसा ना करें, इनको नाटो में न शामिल करें, अगर ऐसा करेंगे तो परिणाम बहुत ज़्यादा बुरे होंगे। लेकिन उनकी इस चेतावनी को ये लोग मजाक में ले रहे थे, और अंतोगत्वा जो है कि यूक्रेन के ऊपर अटैक हो गया और एक महीना के अंदर जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ हाफ ऑफ यूक्रेन जो है कि कहीं ना कहीं रशियंस के कब्जे में आ चुका है। तो थोड़ा सा अब हम लोग पीछे जाएंगे तकरीबन 100 साल पहले, और चीज़ों को थोड़ा सा समझते हुए आएंगे, क्योंकि एक टाइम में यूक्रेन भी रसिया का पार्ट हुआ करता था। एक टाइम में भी यूक्रेन भी रसिया का पार्ट था, और यह 1991 तक रसिया का ही पार्ट बना रहा। लेकिन उस टाइम में जो रसिया था या रूस जो था, यह दूसरे नाम से जाना जाता था। इसको यूएसएसआर के नाम से जानते थे। अब यहीं से कहानी सारी शुरू होती है। तो इसको यूएसएसआर के नाम से जानते थे। यूएसएसआर की फुल फॉर्म बेसिकली होती है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक, सोवियत का मतलब होता है यहां पे परिषद। परिषद को इंग्लिश में काउंसिल कहते हैं, काउंसिल कहते हैं। तो ये यूएसएसआर बेसिकली 1991 तक अस्तित्व में रहा था, और 1991 के बाद जो है ये टूटता है, और इसमें से 15 देश निकलते हैं। और उन 15 देशों में स्वयं एक रसिया भी होता है, यूक्रेन भी होता है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जितने भी तान टाइप के देश हैं, अजरबैजान, ये सारे जो है कि यूएसएसआर में उस टाइम में आते थे। यानी जो यूएसएसआर का जो क्षेत्रफल था, इवन आज भी रसिया का क्षेत्रफल दुनिया में सबसे ज़्यादा है। क्षेत्रफल का मतलब इंग्लिश में एरिया। तो उस टाइम में भी यूएसएसआर का क्षेत्रफल दुनिया में सबसे ज़्यादा था। कहते हैं कि उसको अलास्का, जो कि कनाडा से जुड़ा हुआ है,
उसको उसने जो है कि अमेरिका को, यूएसए को बेच दिया था, क्योंकि अपनी टेरिटरी को मैनेज नहीं कर पा रहा था किसी टाइम में। तो आगे देखते हैं आखिर क्या होता है इन सारी चीज़ों को लेकर के। तो दोस्तों, इसका अस्तित्व कहें तो 1991 तक था, और कब से? 1922 से लेकर के 1991 तक। अब आगे देखते हैं आगे क्या सीन था, इसकी शुरुआत कब होती है। तो शुरुआत के लिए हम चलेंगे 1905 में। 1905 का समय होता है, और यूएसएसआर अभी नहीं बना होता है उस टाइम। 1922 से पहले कहें, या 1922 ही समझिए, 1922 से पहले जो है कि यह जो था यह रूस के ही नाम से जाना जाता था। ठीक। और क्या होगा कि 1905 में जापान का और रसिया की लड़ाई होती है। उस टाइम में जो रूस का शासक होता है उसका नाम होता है जार निकोलस। जार निकोलस, मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझा पा रहा हूँगा। जार निकोलस, जार निकोलस। तब इस टाइम में समाजवाद या कहें साम्यवादी व्यवस्था यहाँ पे नहीं थी, राजतंत्र था यहाँ पे, राजतंत्र। ठीक है, राजतंत्र था, राजा का शासन था इस टाइम में, और जनता अपने राजा से बहुत ज़्यादा नाखुश थी। साथ में जब रूस की जापान से 1905 में हार होती है, तो उससे कहीं ना कहीं वहाँ का जो एक पढ़ा लिखा वर्ग होता है, जो राजतंत्र को कर्स मानता है, उसने वहाँ की जनता को इकट्ठा किया और जार निकोलस के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। ठीक, जनता पहले ही इसके खिलाफ थी, अब एक पढ़ा लिखा वर्ग मिल गया उन जनता को लीडर के रूप में, और उसने भड़काना शुरू किया। और अंततः 1917 में यह टाइम जो था क्या था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। 1917 में रूस में क्या होगा, बोल्शेविक क्रांति होगी। बोल्शेविक क्रांति। अब इस बोल्शेविक क्रांति का जो नेता था वह था व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में इस बोल्शेविक क्रांति होती है 1917 में, और इस क्रांति में जार निकोलस को मार दिया जाता है, राजतंत्र को खत्म कर दिया जाता है। ये बोल्शेविक जो था, इन्हीं मजदूर प्लस किसान, ठीक है, प्लस मध्यम वर्गीय पढ़े लिखे लोगों का वर्ग था, जिसको व्लादिमीर लेनिन जो है कि लीडरशिप दे रहे थे, लीडरशिप प्रदान कर रहे थे। इन्होंने एक अपनी सेना भी बनाई थी जिसको कहते थे रेड आर्मी। ठीक, ये लोग मार्क्सिस्ट की विचारधारा से प्रेरित थे, जो कि समाजवाद की चरम पराकाष्ठा की बात करता है। चरम का मतलब ऐसा समाज हो जहां पे सभी लोगों के साथ इक्वलिटी हो, समानता हो। ठीक है, एकाधिकार, जो रिसोर्सेस हैं किसी देश के, संसाधन हैं किसी देश के, पूंजी पे कहिए या नेचुरल रिसोर्सेस पे किसी एक वर्ग का, पूंजीपति वर्ग का अधिकार ना हो, उस पर सबका बराबर अधिकार होना चाहिए। यही समाजवाद की विशेषता है। अखिलेश यादव वाला समाजवाद नहीं, प्लीज इसको बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन हाँ, समाजवाद यही कहता है, जो रियल सोशलिज्म है, जो रियल समाजवाद है। अब क्या होगा कि इस समाजवाद को लाने के लिए एक क्रांति की जाती है और जार निकोलस को खत्म कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी अभी भी रसिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि राजतंत्र को, पूंजीवाद को, जमींदारी प्रथा को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और वो लोग कहीं ना कहीं इनसे लड़ने का प्रयास करते हैं, और यह रेड आर्मी जो है कि उनको मार के भगाती है। तो 1917 से लेकर के तकरीबन 1922 तक यह चीज चलती रहेगी, मारना, काटना, भगाना।
और इस टाइम को रसिया में गृह युद्ध के नाम से जाना गया। अंततः 1922 में रसिया अपने आप को जो है स्टेबल कर लेगा और फिर वह बन जाएगा क्या, यूएसएसआर के नाम से। ये चीज़ें थोड़ा सा मैं शॉर्ट में ही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप अगर विश्व इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें चीज़ें काफ़ी बढ़ा चढ़ मतलब बहुत बड़ा दिया हुआ है, बहुत वास्ट है चीज़ें, ठीक। अच्छा, इन 3 सालों में जो था यूक्रेन, जब यह 1917 की क्रांति हुई थी तो यूक्रेन अपने आप को रसिया से एक बार फिर अलग कर लेता है और 3 साल तक स्वतंत्र रूप से रहता है। लेकिन 1920 में फिर से क्या होगा कि रसिया यूक्रेन को अपने आप में मिला लेगा और गृह युद्ध से निकलने के बाद, जब गृह युद्ध से निकल जाता है तो 1922 में जो उनको नया लीडर मिलेगा उसका नाम होता है जोसेफ स्टालिन। देखिए, ये मैं ना ऐसे ही पढ़ा पाता हूँ लिख करके, मुझे ऐसा पढ़ाना नहीं आता कि ऐसे सारा लिखा हुआ, वो कुछ टॉपिक होते हैं तो ऐसे सारा लिखा हुआ है, मैं उसको ऐसे एक एक करके एक्सप्लेन करता चलूँ। तो मैं ऐसे बोलते हुए और लिखते हुए पढ़ाते हुए चलता हूँ, ये मेरा तरीका है। बाकी सबका अपना अपना तरीका होता है। कई टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें ऐसे लिख करके समझाना पड़ता है, लेकिन मुझे इसमें ज़्यादा मतलब अपने आप को ज़्यादा सहज फील करता हूँ इसमें, ऐसे लिख करके मतलब पढ़ाते हुए चलते हुए। तो जोसेफ स्टालिन जो था यह आ जाएगा और यह तानाशाह बोला जाता है इसको, ठीक है, डिक्टेटरशिप चालू कर देगा। लेकिन इसी डिक्टेटरशिप के चलते रसिया का कहें या यूएसएसआर का बहुत तेजी के साथ विकास होता, क्योंकि इस 3 से 5 साल में जब गृह युद्ध में रसिया फंसा हुआ होता है तो उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई होती। ऐसे में जोसेफ स्टालिन आएंगे और क्या करेंगे, तीव्र औद्योगिकरण का मतलब होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण, ठीक है। साथ में कृषि का सामूहिकरण कर देंगे। कृषि का सामूहिकरण का मतलब यह हुआ कि अब खेत पर या कृषि का जो क्षेत्र है जहां पे खेती की जाती है उस पे किसी एक वर्ग का, किसी किसान का अधिकार नहीं रहेगा। अब वह खेती जो है एक तरह से गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो गई है, उस पे लोग समूह में गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे और बदले में उनको जितना वो काम करेंगे उस एवज में उनको जो है कि अनाज कहिए या उस हिसाब से उनको सैलरी दे दी जाएगी, ठीक है। तीव्र औद्योगिकरण, इसके साथ साथ नियोजन, ठीक है। नियोजन का मतलब प्लानिंग करना। जैसे इंडिया में भी प्लानिंग किया जाता था ना, 5-5 वर्ष की जो कि योजनाएं बनाई जाती थी कि इस साल हमको उद्योग पे ध्यान देना है, कृषि पे ध्यान देना है, इस प्रकार की चीजें। तो नियोजन प्रक्रिया यूएसएसआर ने भी अपनाई जोसेफ स्टालिन के नेतृत्व में। अब यह चीजें हुई, अब आगे देखते हैं क्या हुआ। इतना होने के बाद समय बीतता रहेगा और रसिया बहुत तेजी के साथ उभरता है। समाजवाद का, जो कि रसिया फॉलो कर रहा था, समाजवाद का लोकतंत्र के साथ कहिए 36 का आंकड़ा रहता है, ठीक। समाजवाद का लोकतंत्र के साथ 36 का आंकड़ा रहता है। अब क्या होगा कि यहां पे ये चीज कहीं ना कहीं ये थी कि किसान मजदूरों की बात व्यवस्था कर रही थी यूएसएसआर के स्तर पे, और वह वही टाइम था जब ब्रिटेन जैसे देशों ने बहुत सारे देशों को गुलाम बनाए रखा था और उनके ऊपर अत्याचार करते थे। और जो ये ब्रिटेन की जो व्यवस्था थी या जो ब्रिटेन की मानसिकता थी वह उपनिवेशवादी, या जिसको अंग्रेजी में कॉलोनिज्म बोलते हैं, ठीक। उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि किसी देश को, नॉर्मल भाषा में कहें तो किसी देश को गुलाम बना करके उनके संसाधनों पे काबू कर लेना और फिर उसका दोहन करना, उनके संसाधनों का अपने फेवर में, अपने विकास के लिए जो है कि दोहन करना और उनके लिए कुछ नहीं छोड़ना, ठीक है, उपनिवेशवाद का,
ठीक, जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, ठीक है, पूंजीवादी, पूंजीवादी व्यवस्था, इन सब का घोर विरोधी था कौन? समाजवादी व्यवस्था के लोग, ठीक है, समाजवादी व्यवस्था के लोग, ठीक है। साम्यवाद की चरम पराकाष्ठा है, साम्यवाद की चरम पराकाष्ठा को ही समाजवादी व्यवस्था करते हैं। तो अब क्या था कि ये लोग कहीं ना कहीं पूरे दुनिया में अपनी व्यवस्था को लागू करने की बात कर रहे थे, और इस चीज से जो पूंजीवादी किस्म के जो देश थे, यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सब यूएसएसआर से कहीं ना कहीं नफरत करने लगे। अब क्या होगा, ये चीजें चलती रहेंगी और बीच में होगा हिटलर का उदय, और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है, जब जर्मनी पोलैंड के ऊपर 1939 में अटैक करता है। अब इतना जैसे ही होगा 1939 में जर्मनी अटैक कर देगा किस पे? पोलैंड पे। इतना होने से पहले यूएसएसआर में और जर्मनी में एक ट्रेटी हुई होती है, एक संधि हुई होती है कि जर्मनी यूएसएसआर के ऊपर अटैक नहीं करेगा, लेकिन उस ट्रेटरी को अनदेखा कर, उस संधि को अनदेखा कर जो है कि जर्मनी इसके ऊपर, यूएसएसआर के ऊपर भी अटैक कर देता है। इधर जर्मनी के उदय को देख करके ये ब्रिटेन जैसे देश जो है कि सकते में आ गए होते, ब्रिटेन फ्रांस जैसे देश सकते में आ गए होते, क्योंकि इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का बहुत नुकसान किया था। एक अलग टॉपिक है विश्व युद्ध का, बता दूं, मैं पढ़ाऊंगा कभी, लेकिन फिलहाल शॉर्ट में समझ लीजिए इस चीज को। तो इन्होंने अपना एक अलग खेमा बनाया और जर्मनी ने अपना एक अलग खेमा बनाया था। तो जो ब्रिटेन ने जो खेमा बनाया था वह जाना जाता था मित्र राष्ट्र के नाम से, मित्र राष्ट्र के नाम से। इसमें तुम्हारा ब्रिटेन था और यूएसएसआर था और यूएसए था, यूएसए बाद में शामिल हुआ था। और दूसरा जो था उसको बोलते थे ध्रुव राष्ट्र, जो जर्मनी वाला था। ध्रुव राष्ट्र को अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सिस पावर, एक्सिस पावर। इसमें जैसा कि मैंने बताया जर्मनी था, जर्मनी, इटली एंड जापान, ठीक है, जापान। जापान बेसिकली जो दक्षिण एशिया वाला जो क्षेत्र था जिसपे ब्रिटेन की हुकूमत थी, इसको जो है कि अपने कब्जे में लेना चाहता था, लेकिन हो नहीं पाया। और मित्र राष्ट्र को बोलते हैं एलाई पावर या एलाइड पावर, एलाइड पावर, एलाइड पावर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे दोनों की विचारधारा, मित्र राष्ट्रों की बात कर रहा हूं, यहाँ पे दोनों की विचारधारा अलग थी, लेकिन फिर भी मित्र राष्ट्र में यूएसएसआर शामिल हुआ इन देशों के साथ। ऐसा इसलिए था क्योंकि जर्मनी ने यूएसएसआर के ऊपर अटैक कर दिया था और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए उसने जो है कि इन देशों को ज्वाइन कर लिया था। बहरहाल युद्ध होता है और युद्ध में एलाइड पावर की जीत होती है। अच्छा, यूएसए इसलिए शामिल हो गया था मित्र राष्ट्रों के साथ क्योंकि पैसिफिक ओशियन में एक जगह है होनोलुलु, प्रशांत महासागर में एक जगह है होनोलुलु, और होनोलुलु में एक जगह है पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर पे ही यूएसए का एक पैसिफिक फ्लीट बेड़ा, जहाजी बेड़ा जो होता है, समुद्र की जो जहाजी होती है, वह वहां पे रुका हुआ था, ठीक है, जो कि पैसिफिक ओशियन की गतिविधियों पे ध्यान देता था, ठीक। और यहाँ पे यह एक्सिस पावर जो बन गई थी कहीं ना कहीं पैसिफिक ओशियन में जो है कि आवाजाही कर रही थी, वहां की चीजों को असंतुलित करने की कोशिश कर रही थी। वहीं पे क्या होगा कि इसी क्रम में जापान होनोलुलु में जो जगह है पर्ल हार्बर, उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों के साथ शामिल हो जाता है। अब इतना हो जाता है, 1945 में युद्ध की समाप्ति होती है जब 6 अगस्त और 9 अगस्त को लिटिल बॉय और फैट मैन नामक 2 परमाणु बम जो है कि अमेरिका द्वारा जापान के ऊपर गिराए जाते हैं और जापान घुटने टेक देता है। साथ में ध्रुव राष्ट्र की जितनी भी देश हैं सारे
घुटने टेक देते हैं। अब जैसे ही परमाणु बम चलाया जाता है वैसे ही यूएसएसआर को झटका लग जाता है। झटका इस चीज़ का लगता है कि हम तो इनके दोस्त थे और हमें ही नहीं पता चला कि इन्होंने इतना भयंकर हथियार बनाया हुआ है। और इसी चीज़ को लेकर के और दूसरी चीज़ ये भी थी कि यूएसएसआर यूरोप के स्तर पे जर्मनी को जहां जहां हरा रहा था वहां उन क्षेत्रों में साम्यवादी सरकारों की स्थापना करते हुए चल रहा था, वहां से पीछे हटने को तैयार नहीं था। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से थोड़ा चूक हुई थी और यही जो कहें गलतफहमी जो थी वही शीत युद्ध का कारण बनी। 1945 में जब वही एटम बम का प्रयोग होगा तो यूएसएसआर को और ज़्यादा झटका लग जाता है और तकरीबन 1950 के आसपास तक एकदम शांति कहिए या बैलेंस ऑफ पावर बस एक ही साइड हो गया था, किसके पास, यूएसए के पास। 1955 में जा करके जब यूएसएसआर परमाणु बम बना लेगा तब चीज़ें थोड़ा सा नॉर्मल होती हैं, लेकिन कहा जाता है कि 1945 से ही शीत युद्ध की शुरुआत हो गई थी वैचारिक स्तर पे। अच्छा, ये जो शीत युद्ध है इसको बोलते हैं शीत युद्ध, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में कोल्ड वार। यह एक ऐसी अवस्था है कहिए या एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें लड़ाई आमने सामने नहीं होती है, वैचारिक स्तर पे होती है। ठीक है, लोग मतलब जो देश होते हैं जिनके बीच में युद्ध लड़ा जा रहा होता है एक दूसरे को मतलब टैकल करने की हर जगह कोशिश करते हैं लेकिन भिड़ते नहीं, दोनों देश की सेनाएं भिड़ते नहीं है। लेकिन कई बार समय शीत युद्ध में ऐसा भी आया था उस टाइम में कि ऐसा लगा कि अब नहीं तो अब युद्ध हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। उसमें क्यूबा का मिसाइल संकट आई थिंक 1962 में हुआ था, वह था। दूसरा 1971 में जब इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था और बांग्लादेश बन करके आया था, उस टाइम में भी ये सिचुएशन बनी थी। ठीक, तो उस चीज़ को भी अभी हम लोग देखेंगे। तो यहीं से चीज़ें थोड़ा शुरू होती हैं और जो ये युद्ध हो रहा है ये भी रूस यूक्रेन जो युद्ध हो रहा है ये भी कहीं ना कहीं विचारों की ही लड़ाई है, इसके अलावा कुछ नहीं। आइए देखते हैं आगे अब क्या होता है। थोड़ा बोर्ड साफ करना पड़ेगा, इस पे धब्बे पड़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट टाइम, बेटर लक, नेक्स्ट टाइम करते हैं इसको, इसका उपाय। आज वीडियो शूट ही कर लें पूरी, उसके बाद आगे देखते हैं। आगे ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आएंगी, जैसा कि मैंने 1971 के जंग की बात की थी, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं। तो 1949 में जैसा कि मैंने बताया नाटो बना था। ठीक है, और यह नेतृत्व करता था कैसे देशों का, डेमोक्रेसी हो जहाँ पे, लोकतंत्र हो, पूंजीवादी व्यवस्था हो जहाँ पे पूंजीवादी व्यवस्था को सपोर्ट मिले। ठीक है, और जो यूएसएसआर था इसके एवज में उसने वारसा पैक्ट के नाम से उसने एक गठन बनाया था जिसमें साम्यवादी या समाजवादी व्यवस्था को अपनाने की बात कही जा रही थी। तो यह वह समय था 1945 के बाद से ऐसा समय आया जब उपनिवेशवाद का अंत होने लगा और धीरे धीरे बहुत सारे छोटे छोटे देश आज़ाद होने लगे। ठीक है, और इसी आज़ादी को लेकर के जो है देशों के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कि यूएसए चाहता था कि जो देश आज़ाद हो रहे हैं हमारी व्यवस्था को फॉलो करें और रसिया चाहता था कि हमारी व्यवस्था को फॉलो करें। तो कहीं ना कहीं देखिए विचारों का टकराव हो रहा है। ठीक है, तो इससे वही शीत युद्ध की स्थिति लगातार बनी रही। शीत युद्ध वॉल्टर लिपमैन नामक एक जो है कि क्या कहें, इतिहासकार कहें या विचारक कहें, उन्होंने दिया था। तो यह चीज़ होती रही और जगह जगह सेनाएं एक दूसरे से लड़ती रहीं और उसी क्रम में जैसा कि 1971 में मैंने बताया कि पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम थी, पाकिस्तान इंडिया का जो युद्ध हुआ था जिसमें क्या बना, बांग्लादेश। ठीक है, इसको बनने में जो है
इंडिया के साथ साथ रसिया का भी बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि इंडियन ओशियन में भारत की तरफ से यूएसएसआर आया था और पाकिस्तान की तरफ से यूएसए और ब्रिटेन आए थे। तो जैसा कि अमेरिका ने यहाँ पे नाटो बनाया था, उसी तरह उसने साउथ ईस्ट एशिया में अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए सीएटो बनाया था, सीएटो ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशियन टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। इसका भी कमोबेश हाल इसी के जैसा है और इसका सदस्य था पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को लगा कि अगर इंडिया हमारे ऊपर अटैक करेगा तो यूएसए हमको सेव करने के लिए आएगा। और भारत जो था उसका संबंध यूएसएसआर से पहले था। उसने गुट निरपेक्ष, जैसा कि आप लोगों ने सुना है ना कि नॉन अलाइंड मूवमेंट को फॉलो किया था। इसको बोलते हैं गुट निरपेक्ष मूवमेंट या गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसमें ऐसे देश अधिकतर शामिल हुए थे जो कि नए नए आज़ाद हुए थे और किसी भी खेमे में नहीं जाना चाहते थे। तो भारत एक वैसा ही देश था, लेकिन यूएसएसआर भारत की हेल्प करने आ गया था। और भारत की अर्थव्यवस्था भी मिक्सचर थी, मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। समाजवाद और पूंजीवादी व्यवस्था का दोनों का मेल जोल थी। तो इसी वजह से कह सकते हैं कि यह आया। और इसी वजह से अमेरिका जो है कि इंडिया से कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाराज रहता था उस टाइम में। अब थोड़ा सा सिचुएशन ठीक हो गई है। तो इसमें बांग्लादेश बन गया और यहाँ पे भी इसको मुखी खानी पड़ी। आगे अफगानिस्तान में वही चीज़ होगी। अफगानिस्तान में वहाँ की गवर्नमेंट को अनस्टेबल करने के लिए इस यूएसएसआर उसमें इंटरफेयर करेगा। फिर अमेरिका जो है पाकिस्तान में बैठ करके जो है कि वहाँ के जो लड़ाके होते हैं, लड़के होते हैं, उनको मुजाहिदीन के नाम पे प्रवोक करेगा और रशियन फोर्सेस के खिलाफ अफगानिस्तान में लड़ने के लिए उनको जो है कि करेगा। और उसी क्रम में जब यूएसएसआर जब हारने लगेगा तो उसको अफगानिस्तान छोड़ना पड़ता है और इस लड़ाई में उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई होती है। इसीलिए आगे चल करके जब यूएसएसआर के नए राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव बनेंगे। कौन? मिखाइल गोर्बाचेव। तो ये क्या करेंगे कि 1991 में यूएसएसआर का विघटन कर लेंगे, क्योंकि इसकी आर्थिक स्थिति अफगान युद्ध से बहुत ज़्यादा खराब हो गई होती है और यूएसएसआर से तकरीबन 15 देश निकलते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव आएंगे। यह रूस की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए तीन नीतियां अपनाएंगे। इसमें होता है स्क्रोनी, ये रसियन शब्द है, स्क्रोनी, पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्त, यह 3 शब्द। ठीक है, उस्क्रोनी, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त। तो उस्क्रोनी का मतलब होता है त्वरण या त्वरित। ठीक है, पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है पुनर्गठन करेंगे। और ग्लासनोस्त का मतलब होता है खुलापन की नीति अपनाएंगे। ठीक है, अब नो मोर कोल्ड वॉर, अब जो है कि शांति रहेगी, हम लड़ाई उड़ाई नहीं करेंगे। तो 15 देश निकले और रसिया फिर भी दुनिया का सबसे बड़ा देश अभी भी एरिया के मामले में है। अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो ये देश 15 निकल करके आए, उन देशों में भी अमेरिका जो है अपनी विचारधारा को कहें या अपनी सोच को कहें, वह वैसी गवर्नमेंट स्थापित करना चाहता था कि समय आने पे वह देश अमेरिका के फेवर में काम करे। मेन चीज यही होती कि अगर हम किसी देश में अपनी विचारधारा वाली सरकार बनवाने में कामयाब हो जाते हैं तो वह सरकार वैसे ही काम करेगी जैसा हम चाहेंगे। ठीक यही चीज होता है कि भाई डायरेक्टली हम अब उसकी सोच को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर
वैसी सरकार बनवा लेते हैं हम। तो यही चीज़ कहीं ना कहीं यूक्रेन के स्तर पे भी थी। 2008 तक, एग्जैक्टली ईयर तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ जहाँ तक हमें याद है 2008 तक यहाँ के यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था विक्टर याकुनिची करके था। विक्टर याद रखिए, याकुनिची करके। यह कहीं ना कहीं ऐसी विचारधारा से संबंधित है, कहीं ना कहीं समाजवादी विचारधारा से थे, समाजवादी विचारधारा, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये रसिया को सपोर्ट करते थे, रसिया को सपोर्ट करते थे। तो रसिया कहीं ना कहीं यूक्रेन के ऊपर अधिकार करने में, या कहें इनडायरेक्टली रूप से उसके ऊपर कंट्रोल करने में कामयाब हो गया था। लेकिन वहाँ की जो कहें मेजॉरिटी है, यूक्रेनियन की जो मेजॉरिटी थी वह इनको पसंद नहीं करती थी, फिर इनको हटा दिया जाता है। फिर बाद में पेट्रो पेरेस्निक करके एक हैं, वह आएंगे, और उन्हीं के टाइम में 2014 में जब इनको हटा दिया जाएगा तो 2014 में जो है कि क्रीमिया, जो कि पहले किसका पार्ट था, यूक्रेन का, ये मान लीजिए ऐसे यूक्रेन है, तो यहीं बगल में ये क्रीमिया है जो कि ऐसे जुड़ा हुआ था, यहीं ऊपर एजोब सी है, यहाँ ऐसे ब्लैक सी है, और ये ऐसे यहाँ पे कर्च है, स्टेट ऑफ कर्च, ठीक है। तो क्या होता है कि यह कर्च, स्टेट ऑफ कर्च जो है, यह एजोब सी है, और ये ब्लैक, और ये है क्रीमिया, 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 और ये ऊपर यूक्रेन। तो कर्च जो है बेसिकली एजोब सी को ब्लैक सी से जोड़ता है, और एक क्रीमिया के ऊपर रसिया अटैक करके इसको अपने में मिला लेगा, ठीक है। और आगे चल करके जैसे कि यहाँ पे दो क्षेत्र है जिनको डॉनबास के नाम से जाना जाता है, डॉनबास का, एक का नाम है लुहांस्क, लुहांस्क, जिसके ऊपर इस 1 महीने के युद्ध में रसिया ने कब्जा किया है, कब्जा आया है उसके ऊपर। और दूसरा है आपका डोनेत्स्क, डोनेत्स्क, डोनेत्स्क ही समझिए इसको। तो लाइक इन क्षेत्रों के ऊपर पहले क्रीमिया के ऊपर 2014 में कब्जा किया था, और इसका भी दुनिया भर में बहुत विरोध हुआ था। और वर्तमान में जो है कि लुहांस्क और डोनेत्स्क के ऊपर कब्जा कर लिया, जो कि इधर के क्षेत्र हैं, ईस्ट कह लीजिए, ईस्ट यूक्रेन के क्षेत्र हैं। तो वर्तमान में जो इनके प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो वेस्टर्न वर्ल्ड की विचारधारा है उससे प्रभावित थे, और इसी वजह से अमेरिका इनको सपोर्ट भी कर रहा था। लेकिन डायरेक्टली अमेरिका जो है या नाटो देश जो हैं वह युद्ध में शामिल होने से उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि हम लोग आपको आर्थिक रूप से, या कहिए जो भी हथियार के स्तर पे हो गया या गोला बारूद के स्तर पे हो गया, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली युद्ध में हम लोग शामिल नहीं होंगे। उनका रवैया इसी प्रकार का था या है। तो वर्तमान में भी अभी ये युद्ध चल रहा है, तमाम तरीके के सैंक्शन रसिया के ऊपर लगाए जा चुके हैं। और व्लादिमीर पुतिन का भी बयान इस बीच में आ रहा है कि जितना ज़्यादा हमारे ऊपर इस प्रकार के सैंक्शन लगाए जाएंगे उतना ही ज़्यादा दुनिया को खतरा है परमाणु युद्ध से, या कहिए परमाणु बम के प्रयोग से। क्योंकि अगर हमारे अस्तित्व के ऊपर अगर खतरा आएगा तो हम लोग एटम बम का या परमाणु बम का तुरंत प्रयोग करेंगे। तो यह सारी चीज़ें वर्तमान में चल रही हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मैंने ये चीज़ समझा दिया होगा। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, जो आपको नहीं समझ में आया उसको आप कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से कोशिश करूँगा उसको बताने की, समझाने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।